का इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट जितना भी आपके पास जनरल नॉलेज रहेगा इंडियन जियोग्राफी का, जैसे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत की स्थिति अगर हम अक्षांश के हिसाब से देखें कितनी है, देशांतर के हिसाब से कैसी स्थिति है, कितना भारत का विस्तार है, कितने तटीय राज्य हैं, कितना क्षेत्रफल है, कितने देशों में बड़े हैं, कितने देशों में छोटा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके पड़ोसी देश कितने हैं, इसके जो है उत्तरी छोर को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण को किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें। तो पहले आप टॉपिक डाल दीजिए जियोग्राफी। आज की कंप्लीट क्लास आपकी जियोग्राफी की रहेगी, ठीक है। चलिए स्लाइड आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। स्लाइड मुझे एक बार देखनी पड़ेगी, आपकी कहाँ पर होगी। ठीक है, मैं स्लाइड देख लेता हूँ, फिर आपके कंटिन्यू करते हैं। ये हम देखने वाले हैं लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। ये है भारत की स्थिति। पहले हम भारत की स्थिति जानने से पहले एक नज़र आपके पास बेसिक पर डालेंगे। बेसिक में हम देखेंगे कि पहले आपके पास जो ग्लोब है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये चारों रेखाएं जो है ये काल्पनिक होकर रख सकते हैं कि काल्पनिक ये रेखाएं किसी सोची गई हैं। जैसे कि एक बीच में आपके पास सेंटर पॉइंट आपके सोचा गया, जो ग्रीनविच का लंदन है, उसको आपके सेंटर पॉइंट मानकर हम इसको चल सकते हैं। और उस सेंटर पॉइंट को मानकर हम क्या कहेंगे कि एक रेखा आपकी खींची गई, ये देशांतर रेखा, ये दोनों ओर पृथ्वी के खींची गई है। यहाँ से इस साइड को पूर्व की साइड और इस साइड को पश्चिम की साइड। ऐसे ही आपके पास इक्वेटर एक है, इक्वेटर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये भी आपके पास पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। सिंपल सा ये समझ लीजिए अभी बस। उत्तरी गोलार्ध में ये जितनी भी रेखाएं जाएगी ये सारी उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रही हैं, जबकि ये सारी रेखाएं आपके दक्षिण गोलार्ध की ओर जा रही हैं। अब इनकी स्थिति आप समझिए, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हम भारत का जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार समझने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान से समझना। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है हमेशा, आप याद रखेंगे। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको इस तरह से जो लाइन आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ये कैसी लाइन है, क्या ये लेटीट्यूड लाइन है या लॉन्गिट्यूड? लेटीट्यूड लाइन आपके इसको कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहेंगे आपके पास अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करेगी, 2 भागों में पृथ्वी को बांट देती है। ये आपके पास इस तरह से जो है अक्षांश रेखाएं पूरे ग्लोब में आपकी जाएगी। जितनी भी ये सारी रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं आपके कहलाएगी। जब भी हमें किसी की लोकेशन देखनी होती है तो हम क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर उनका पूछते हैं कि आप कितने डिग्री लेटीट्यूड पर हो, कितने डिग्री आप लॉन्गिट्यूड पर हो। इससे हमें लोकेशन का एग्जैक्ट पता लगता है। वर्तमान में आप गूगल मैप भी आप यूज़ करते हो तो वो भी इसी जो है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पर आपकी जो है लोकेशन आपकी शेयर करता है किसी और के साथ। जब आप किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हो, या आप जो है कहीं किसी का जो है, मान लीजिए कोई एड्रेस आपने डाल दिया, कोई लाइव लोकेशन आपके साथ शेयर कर रहा है, तो वो लाइव लोकेशन कैसे पता लगेगा, इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही उसका पता आपके चलता है। अब यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी। जैसे हमने देखा अभी ये सारी रेखाएं क्या है, ये अक्षांश रेखाएं आपके पास है, पहली बात। दूसरी बात, नीचे आपके पास दक्षिणी गोलार्ध में भी सारी की सारी अक्षांश रेखा है। अभी सिंपल सा बात समझ लीजिए, अभी मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। ये भी आपके पास इसी तरह से 2 भागों में डिवाइड रही है, एक पूर्वी भाग और एक आपके पास पश्चिम भाग। इस तरह की जितनी भी लाइनें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारी रेखाएं क्या हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से भी स्थिति का पता आपके चलता है। अक्षांश और देशांतर जो है, देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन आपके कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो फिर इसको बेहतर है, थोड़ा सा आप समझ पाओगे। अभी तो ये क्लियर हो गया। सिंपल सा पूछा जाए लेटीट्यूड लाइन कौन सी है और लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी है, तो अब आपको पता होना चाहिए। लेटीट्यूड लाइन्स इस तरह की जो खींची जाएगी, लॉन्गिट्यूड लाइन जो इस तरह से आप गुलेब जो आपके पास हैं इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चाहे उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो इन दोनों की स्थिति को हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके पास जो है यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि भारत का पूछ लिया जाए कि भारत का जो विस्तार है वो आपके पास दक्षिण में कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे पूछ लिया जा सकता है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम ऐसे प्रश्न पूछे तो यहाँ पर आपके समस्या हो सकती हैं।
अब आपने देखनी है एक चीज़ और, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक ना सिर्फ भारत की स्थिति को समझने के लिए है, बल्कि यहाँ पर और भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न आपके बनता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी आपके पास अक्षांश रेखाएं खींची गई है गोलार्ध के अंदर, कितनी देशांतर रेखाएं आपके पास इस गोलार्ध में देखी जाती हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, ऐसे प्रश्न पूछा जाए। सिंपल से जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके बेसिक होते हैं 3rd 4th क्लास में, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। तो यहाँ पर आपको स्थिति में समझाता हूँ, इसको रट्टा नहीं लगाना, समझना। यहाँ पर 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इस तरह से हर डिग्री पर एक लाइन है। ये बिल्कुल स्थिति ऐसे मान लीजिए आपके पास ये कोण, आपने सूखे, अगर आपने ड्राइंग पढ़ी है तो आपने देखा होगा, इस तरह से आपके पास जब ये स्ट्रेट लाइन आती है, ये क्या कहलाती है, 90 डिग्री का कोण। अगर इसके हाफ में देखिए तो ये 45 डिग्री का। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आप चले रहे तो नीचे तक आपके पास हर डिग्री पर एक कोण बना है। आपने अगर देखा होगा, एक आपके पास उसका आपको पता नहीं क्या कहते हैं उसको, चलो छोड़ दीजिए, डी टाइप इस तरह से होता था एक, उसमें देखना कि हर डिग्री पर एक एक आपके पास छोटी छोटी लाइन्स आपकी होती थी। बिल्कुल ये भी यही वाली स्थिति है। अब अगर मैं मान के चलूँ कि 45 डिग्री का मुझे कोण बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास ये लाइन आपके पास है, ये 90 डिग्री की है, 45 डिग्री का मैं लगभग यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री का मैं बना देता हूँ, ये 45 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इस छोर से भी मैं यहाँ पर 45 डिग्री का बनाऊंगा तो लगभग यहाँ पर आपके पास ये बनेगा। अब दोनों के 45 डिग्री को जब आप एक लाइन में मिलाओगे तो ये वाली लाइन आपकी बन जाएगी। समझ में आई बात। ऐसे ही हर डिग्री का है। यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि 0 डिग्री से ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री तक, जब तक ये बिंदु के रूप में आपकी अक्षांश रेखा नहीं आएगी, लैटिट्यूड लाइन नहीं आएगी, तब तक यहाँ से आपके पास टोटल जो लाइंस कितनी होगी, ये 90 लाइंस आपके पास है। यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में। और उसी तरह दक्षिण गोलार्ध की स्थिति भी यही है कि 90 लाइन्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, दक्षिणी गोलार्ध में। 90 को आप प्लस कर दीजिए 90 के साथ, क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध की थी, 90 आपके पास दक्षिणी गोलार्ध की, कितना हुआ, ये टोटल होता है आपके पास 180। साथ साथ कैलकुलेशन करते रहना। और एक आपके पास ये बीच वाली 0 डिग्री वाली, ये तो अलग है, क्योंकि इसके बाद हमने कोण बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर आपके पास 180 + 1। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे आप, 181। कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसको दोबारा देख लेना कि कैसे आपके इसमें जो है ये आपके 181 हुई। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने रट्टा मार दिया कि आपके पास 181 हुई, लेकिन हुई कैसे ये आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पढ़ने का तरीका यही है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, इसी तरह देशांतर रेखाएं पूरी पृथ्वी में, ये दिख रही है आपको देशांतर रेखाएं, सारी की सारी देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पूछी जाती है कितनी है, आपको वैसे नहीं पता है कि देशांतर संख्या कितनी होती है। जब भी कोई एक गोल वस्तु होती है, अगर मान लीजिए मैं इस छोर से यहीं पर घूमकर वापस आ गया, कोई भी एक गोल वस्तु अगर वहाँ से घूमकर अपने स्थान पर वापस आती है, तो हम क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा, आपने जैसे होगा आपके पास क्रिकेट वगैरह आप खेलते हो, तो आपने देखा होगा कि जो शॉट आपके पास चारों दिशाओं में शॉट लगाता है जो खिलाड़ी, उसको 360 के नाम से जाना जाता है। जैसे रोहित शर्मा को आप 360 कहते हो, शायद उसके अलावा सूर्य कुमार भी है 360। उसमें क्या है कि हर छोर पर, ऐसा नहीं कि किसी एक छोर पर, अगर आप एक ही जगह से चलकर वहीं पर वापस आते हो तो 360 डिग्री आप घूम जाते हो। यानी कि एक दिशा से वापस घूमकर उसी दिशा की ओर अगर फेस हो जाता है तो 360 डिग्री का आपने चक्कर लगा लिया। तो ये रेखाएं भी आपके पास उसी तरह चारों साइड आपके पास हैं, हर डिग्री पर एक है। तो कोई भी गोल आपके पास चीज़ होगी, उसका जो हम जब भी व्यास की बात करेंगे तो 360 ही आपके वो होता है। तो आपके पास इसमें हर डिग्री पर ये भी आपके हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा लॉन्गिट्यूड लाइन्स कुल कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, 360। यहाँ पर 361 नहीं है, याद रखना 361 नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर आ जाएंगे पहले वाले स्थान पे। जबकि यहाँ पर 0 डिग्री अलग है, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा 1 डिग्री। और वैसे ही आपके पास 90 डिग्री यहाँ भी आएगा, 90 डिग्री यहाँ भी आएगा। तो फिर ये 90 और प्लस बीच में जो 0 डिग्री वाली थी, फिर जाकर ये 181 होता है। अब यहाँ पर जो आपके पास देशांतर रेखाएं होगी वो कितनी होगी, पूरे गोलार्ध के अंदर, सारे गोलार्ध के अंदर 360 रेखाएं आपके देखने को मिलेगी। ये हमने देखा, क्या देखा हमने, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, ऐसे प्रश्न। अब स्थिति क्या पूछी जाती है कि कौन सा देश किस गोलार्ध में है और कितने आपके पास देशांतर और जो है क्या कहते हैं अक्षांश के मध्य आपके आता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें, भारत की स्थिति कहाँ है, अगर हम गोलार्ध में देखिए तो आपके पास ये गोलार्ध है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अभी तो हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, ये क्या देख पा रहे हैं, ये तो हम अटलांटिक महासागर देख पा रहे हैं।
हमारे पास ऐसा कोई मैप अभी मैं देखता हूँ, अगर मुझे इंडिया वाला कोई वर्ल्ड मैप मिल गया जहाँ पर इंडिया की स्थिति आपके दिखाई होगी तो डेफिनेटली आपको मैं शो करता हूँ। दिखने दीजिए मुझे, अगर मुझे मिल गया इंडिया वर्ल्ड मैप वाला। चलिए यही वाला मैप देख लीजिए। अब ये उसमें तो नहीं है, गोलार्ध में तो नहीं है, लेकिन इसको आप अगर फोल्ड कर देंगे तो दोनों छोर आपकी ये लास्ट में आपके एक साथ जुड़ जाएंगे, यही मानकर चलिए। अब इसमें हम देखिए तो स्थिति आप क्या देख पा रहे हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये वाली है, अगर आप इसको देख पा रहे हो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। आप चाहे तो इसको जूम कर सकते हैं, अगर आप लाइव क्लास में देख रहे हो, लाइव क्लास में आप इसको जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इक्वेटर लाइन आपके पास ये 0 डिग्री है। ये क्या कर रही है, मैंने आपको क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दो भागों में डिवाइड किया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, लैटिट्यूड लाइन इसको कहा जाता है। ये है 0 डिग्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किसके हिसाब से, अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे अक्षांश के हिसाब से, तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति आपके पास उत्तरी गोलार्ध में। हम क्या कहेंगे, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है, इसमें पूरा पश्चिम नहीं है। अक्षांश के हिसाब से पूरा का पूरे जो पृथ्वी है वो आपके उत्तरी गोलार्ध में है। वापस आपको पहले वाली इमेज पे ले जाता हूँ, या ये वाली मैप देख लीजिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर का जो भारत, ये जिसे हम कहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है। और भारत कहाँ आता है, उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी ओर से कंपेरिजन अगर इस हिसाब से हम देखें तो इस हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ आती है, पूर्वी में, पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति है, जबकि पश्चिम में आपके पास अन्य देश आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है भारत आपको दिख रहा है, यहाँ पर है भारत। आपके पास क्या कर रहा है, भारत आपको यहाँ पर ये एक लाइन ये वाली भी दिख रही होगी, अगर आप देख पा रहे हो, मैं इसको दिखा देता हूँ। इसको आपके पास जो है 0 डिग्री आपके पास जो है देशांतर रेखा इसको कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अब ये वाली लाइन आपको दिख रही है और दूसरी लाइन आपको कौन सी दिख रही है, ये वाली लाइन। ठीक है, ये दोनों आपके पास जो है, एक कौन सी लाइन है, देशांतर रेखा है, दूसरी कौन सी है, ये आपके पास अक्षांश रेखा है। अब इसको अगर आप समझे तो इसको आप क्या समझ पा रहे हैं, भारत कहाँ है, भारत यहाँ पे। अब अगर हम 0 डिग्री के हिसाब से देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर के हिसाब से देखिए तो आपके पास कहाँ है, पूर्वी में है। अब एक बात और समझना, जब भी अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पूछे जाते हैं तो उसमें उत्तरी अक्षांश हमेशा लगता है। अब भारत का जितना भी अक्षांशीय विस्तार होगा उसके नीचे उत्तरी अक्षांशीय लगेगा उसके पीछे। कैसे, जैसे भारत की स्थिति 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी, लगभग आए मान के चलिए कि चलो ये 97 तक आपके चली गई, ऐसे हम मान कर चलेंगे। ठीक है, 97 तो नहीं जाएगी, 97 तो आपके पास ये देशांतर वाला आपके चलता है। तो अक्षांश की अगर मैं बात करूँ तो 8 डिग्री जो है ये मुख्य भूमि से वैसे हैं, जबकि 6 डिग्री से आपके पास जो है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपके शुरू हो जाता है और कहाँ तक चलता है, आपके पास ये 37 डिग्री तक आपके पास चलता है। तो यहाँ पर आपके पास चाहे 6 डिग्री हम कहेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, उत्तरी अक्षांश रेखा, और 37 पर भी क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। तो भारत का विस्तार जब पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने के मध्य देखने को मिलता है। तो आप क्या कहेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। जबकि चलो यहाँ पर आपके हम देखिए तो यहाँ पर आपके पास भारत का दक्षिण है। इंडिया का मैप दिखाता हूँ मैं आपको, इंडिया के मैप में और बेहतर आप समझ पाएंगे कि कैसे मैं क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आप स्थिति देखें, यहाँ पर जो लाइन्स आपके पास पहली लाइन टच होगी अक्षांश रेखा के रूप में 8 डिग्री पर, इसको हम क्या कहेंगे, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू हुआ। अब इसको हमने उत्तरी अक्षांश कहा, जबकि कुछ स्टूडेंट अगर आपके सेल्फ स्टडी आप करोगे तो फिर आपको जब किताब में देखोगे तो या तो किताब में गलत लिखा ऐसे लगेगा कि उत्तरी अक्षांश, जबकि हमें पता है कि आपके पास तमिलनाडु उत्तर में तो नहीं है, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु तो दक्षिण में है, ऐसे लगेगा। जब भी हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो हम भारत की स्थिति के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं। और वर्ल्ड में हमने देखा था कि 0 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है उसके ऊपर के जितने भी देश होंगे वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध वाले। तो जितनी भी वहाँ पर आपके पास अक्षांश रेखा जाएगी वो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो यहाँ पर जो पहली उत्तरी अक्षांश रेखा हमारी मुख्य भूमि में 8 डिग्री पर आपके टच होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि भारत का जो है विस्तार कहाँ से शुरू होगा,
8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और लास्ट जो रेखा हमारी जो अक्षांश रेखा आपकी जाएगी वो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। चलो ये तो उत्तर में हमारा वैसे भी आपकी जाता है जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पर तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन यहाँ दक्षिण वाले में जरूर आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो इस करके मैंने आपको ये स्थिति समझाई कि जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो वर्ल्ड में हम याद ये वाली चीज़ देखते हैं कि अगर 0 डिग्री से ऊपर के देश हैं तो उनमें जो आपके पास, जैसे ये 0 डिग्री है, मान के चलती ये वाली लाइन क्या है, 8 डिग्री है, इस 8 डिग्री पर भारत आपके पास यहाँ पर आता है। और 37 डिग्री मानकर चलिए कि ये वाली लाइन है, तो 37 तक भारत का विस्तार इसके बीच में होगा। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चाहे आपके पास वो भारत की मुख्य भूमि हो 8 डिग्री, या भारत की 6 डिग्री से जो आपके पास सीमा शुरू होती है इसकी हम बात करें, दोनों की अगर हम बात करें, दोनों में जो रेखाएं आपके पास क्या होगी, दोनों में हमेशा आपके पास जो है रेखाएं कहाँ चलेगी, उत्तरी अक्षांश रेखा की ओर आपकी ये चलेगी। ठीक बात है। इसके अलावा दूसरी स्थिति अब ये वाली समझ लीजिए, देशांतर के हिसाब से जो है, देशांतर में जितनी भी यहाँ पर आपके पूर्व के देशों में ये देशांतर रेखाएं चलेगी, उन सभी के मध्य हमेशा पूर्वी देशांतर लगेगा। जैसे भारत की मैं बात करूँ, भारत का ये वाला छोर अगर देखिए तो ये वाला छोर आपके पास भारत का हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, गुजरात आपके पश्चिम में आता है, जबकि आपके अरुणाचल प्रदेश पूर्व में आता है। चलो पूर्व में तो हमने ये मानकर चला, देशांतर रेखा जो पूर्व में अंतिम रहेगी उसको तो हम पूर्वी देशांतर कहकर चले, लेकिन जब हम गुजरात में आएंगे तो फिर इसको हम पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं कह सकते। हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो आपके देशांतर रेखाएं चल रही हैं, 0 डिग्री गोलार्ध के बाद जितनी भी रेखाएं आपके पास आएगी, चाहे वो आपके गुजरात से होकर जाए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश तक जाए, सभी को पूर्वी देशांतर ही कहा जाएगा, पश्चिमी नहीं कहा जाएगा। पश्चिमी देशांतर किसको कहा जाएगा, जैसे इस मैप को देखें तो 0 डिग्री ये है। अब यहाँ पर जितने भी ये वाले देश है, चाहे इसकी हम बात कर ले, चाहे ब्राज़ील की हम बात कर ले, यूएसए की हम बात कर ले, यूएसए का भी आप अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखना, उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा। जैसे यूएसए का अगर मैं बात करूँ तो यूएसए का देशांतरीय विस्तार आपके पास कैसा होगा, पश्चिमी देशांतर लगेगा। चाहे आपके पास जो आपकी अमेरिका का जो अपना मैप होगा अमेरिका का, अमेरिका के पूर्व में भी देखना और अमेरिका के पश्चिम में भी, दोनों जगह पश्चिमी देशांतर ही होगा, पूर्व उसमें होगा ही नहीं। वैसे ही भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत आपके पास लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है, इस मैप में तो वैसे नहीं दिखेगा, लगभग यहाँ स्थिति है, तो आपके पास आया कहाँ, 0 डिग्री से पूर्व की साइड है, तो पूर्वी देशांतर ही सारे में देखा रेखाएं आपके लगेगी। एक बार मैं आपका ये वाला कॉन्सेप्ट में देख लेता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। बता दीजिए, इतना आपको समझ में आया। अभी तक हमने क्या देखा, अभी सिर्फ हमने लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा और भारत की स्थिति हमने देखी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए, अगर यहाँ कोई डाउट है तो फिर आपके पास आगे हम नहीं चलेंगे, फिर आपका यहाँ तक मैं डाउट क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद हम भारत की सारी स्थिति हम देखेंगे कि एशिया में कहाँ है, कैसे हैं, कितना कितना विस्तार कहाँ से कहाँ तक आपके फैला है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? जल्दी से एक बार कमेंट्स में बता दीजिए कि आपका यहाँ तक क्लियर है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। चलिए अब मैं आपको भारत के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमने जो है भारत का विस्तार हमने देखना है, भारत की स्थिति हमने देखनी है कि भारत आपके कहाँ है, कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हमने सारी भारत के बारे में हम देख लेंगे। सबसे पहले जब भी भारत का नाम आता है तो हम वर्ड के हिसाब से देखेंगे, जैसे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने वर्ड का देखा, वैसे हम वर्ड के हिसाब से देखेंगे कि आपके पास भारत जो है, भारत कहाँ आता है। भारत आता है आपके पास एशिया महाद्वीप में, एशिया के अंदर आपके पास भारत की स्थिति आपके देखने को मिलती है। थोड़ा सा सर्कल ज़्यादा लग गया है, एशिया में आपके पास भारत आता है, पहली बात। दूसरी बात, एशिया के किस भाग में भारत है, तो दक्षिणी भाग में आपके पास भारत है। इसके अलावा दक्षिणी भाग में आपके पास हिंद महासागर का जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास भारत की स्थिति आपके पास क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज भी आपके बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत से बड़े कितने बड़े देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और भारत की स्थिति कितने नंबर पे है। भारत आता है 7वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज। तो यहाँ पर 6 बड़े देश कौन से हैं, क्या रट्टा लगाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए तो आपके पास जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, यहाँ पर आप येलो कलर में देख रहे हैं, क्या नाम है, रशिया। तो सबसे बड़ा देश आप यहीं पर देख सकते हैं, रशिया है। थोड़ा सा और मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ। इसके अलावा हम जब एशिया की हम बात करते हैं, रशिया सबसे बड़ा है।
रशिया के बिल्कुल सामने एक देश है, कौन सा देश आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर में? कनाडा, कनाडा जिसको आप कहते हो। कनाडा के बिल्कुल नीचे एक देश आपके कौन सा देख पा रहे हो? यूएसए। तो यानी कि पहले नंबर पर रशिया है, बिल्कुल इसके सामने चलेंगे तो कनाडा आपके देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसके नीचे आएंगे तो थर्ड नंबर पर आप किसको देखेंगे? अमेरिका को देखोगे। और जब आप अमेरिका को देख लेंगे तो अमेरिका के सामने एक देश आता है चाइना, फोर्थ नंबर पर आपके चाइना आ गया। तो एक तो बिल्कुल सिंपल है, आपने पहले क्या करना, रशिया के बिल्कुल सामने देखना, कनाडा, कनाडा के नीचे आ जाना, यूएसए, यूएसए के सामने देख लेना, चाइना है बड़ा देश जो कि वर्ल्ड मैप में वैसे भी आपको दिख जाएगा अगर मैं इसको हटा दूं। तो अभी आप देखेंगे अगर अमेरिका के सामने मैं देखने को कहूँगा तो जाहिर सी बात है आप ये तो नहीं देखोगे, आप छोटे छोटे देश तो नहीं देखोगे, जो बड़ा आपको दिख रहा है वो तो आपको चाइना ही दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर यूएसए के सामने मैं कहूँ तो आप किसको देखोगे? चाइना को देखोगे। रशिया के सामने मैं कहूँ तो आप इनको थोड़ी नहीं देखोगे, आप ये वाले छोटे छोटे देश इनको नहीं देखोगे, आप किसे देखोगे? सीधा कनाडा को देखोगे, ना ही अलास्का को देखोगे। इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हम देख रहे हैं तो हमें किस चीज़ को देखना है और किसको नहीं देखना है, मैप रीडिंग तो इतनी आनी चाहिए। तो पहला क्या है? रशिया है, इसके बिल्कुल सामने कनाडा, इसके बिल्कुल नीचे यूएसए, और इसके अगर हम सामने देखें तो आपके पास चाइना। चाइना से हमने थोड़ा सा जिगजैग करना है, और जिगजैग हम चाइना के बाद किसको करेंगे? ब्राज़ील को करेंगे। और फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं, चाइना के सामने ना होकर थोड़ा सा आपके पास नीचे की ओर हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि ब्राज़ील आपके पास फिफ्थ नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से देखने को मिलता है। और जब आपके पास ब्राज़ील आ गया, ब्राज़ील के बाद हम ब्राज़ील के सामने अगर हम थोड़ा सा जिगजैग करके जाए तो हमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा अपना प्यारा भारत। भारत को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या करना है? क्षेत्रफल के हिसाब से 6 बड़े देश हमें ध्यान रखने हैं। ये वाला मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, यहाँ पर देख लीजिए। पहला बड़ा देश, दूसरा इसके नीचे, तीसरा इसके बिल्कुल सामने फोर्थ, और इसके बिल्कुल चिक चिक में 5, और यहाँ पर 7वें नंबर पर आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की स्थिति 7th प्लेस पर आती है, जबकि जनसंख्या में भारत अब चीन को पछाड़ चुका है, तो पहले नंबर पर आपके पास है। अच्छा, क्षेत्रफल का जितना भी एरिया भारत के पास है, जैसे कि भारत आपके पास जो पूरे विश्व में आपके पास यहाँ पर देख रहे हैं भारत की स्थिति, ये रहा भारत आपका छोटा सा। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो भारत कितने परसेंट जो है आपके पास, लगभग कितने प्रतिशत भूमि भारत के पास है पूरे विश्व की? ओनली 2.4%, सिर्फ 2.4% जो है भूमि भारत के पास है पूरे विश्व की। तो देख लीजिए, इतना 7th नंबर पे आने के बाद भी सिर्फ 2.4% जो एरिया हम ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, इसके अलावा बाकी का एरिया पूरे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंडर आपके देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास जो है विश्व में प्रतिशत के हिसाब से भारत के पास कितनी आपके पास है? ओनली 2.4% एरिया आप कवर करते हो, जबकि जनसंख्या में आपके पास भारत पहले पर आ गया। लेकिन जनसंख्या में पहले पर आने के बाद भी एक आंकड़ा अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी विश्व की जो जनसंख्या है उसमें से कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो ये 17.5% जो है जनसंख्या भारत की जो है पूरे विश्व में निवास करती हैं। यहाँ पर आपके पास भारत की जो जनसंख्या है वो भारत में जो रह रहे हैं वो व्यक्ति भी है, भारत से बाहर कोई व्यक्ति आपके पास जॉब कर रहा है वो व्यक्ति भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पर जब भी सेंसिस है, सेंसिस के आधार पर ये मुझे लग रहा है कि 2011 के आंकड़े अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं और अभी होने वाले भी नहीं है, क्योंकि सेंसिस 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हुई है। परिसीमन आयोग अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 2026 के आसपास तक आपके पास जो है लगभग सेंसिस आपके पास हो गए, तो उससे पहले आंकड़े आपके पास ये अपडेट आपके नहीं होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि विश्व में जब जनसंख्या के हिसाब से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम किसको कंसीडर करेंगे? परसेंटेज में 17.5% को हम लेंगे कि 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती हैं, जो कि पूरे विश्व का एक बहुत अच्छा अमाउंट आपके पास है। जबकि सिर्फ एरिया वाइज हम ओनली 2.4% कवर कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या में हमने लगभग 18% के आसपास हमने कवर करके रखा है। तो कहीं ना कहीं तो डोमिनेट हम इसमें कर ही रहे हैं, ये वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देखेंगे कि जो भारत है, भारत ये वाला जो आपके पास भारत है, जिसमें से स्पेशली आपके जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो स्थल सीमा है, कुल स्थल सीमा जब भी पूछी जाती है तो कितनी है? 15,106, लिख लीजिए 15,106 किलोमीटर आपके पास जो है भारत की सीमा आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें
इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला प्रायद्वीप वाला भारत, जो कि आपके पास कौन सा इसको कहा जाता है, तटीय भाग जो भारत का इनको कहेंगे, इसकी आपके पास पूछी जाती है कि कितनी है, 7,116 किलोमीटर। इसमें से जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि आपके पास जो ये 7,516 मैंने कहा, इंडिया का मैप आपको मैं दिखाता हूँ। इंडिया के मैप में हम इस स्थिति को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि इंडिया के साथ आपके पास छोटे छोटे दूसरे देश भी आप देखेंगे। जैसे ये वाला तो आपके पास दूसरा मैप है, चलो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपको दिख रहे हैं। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो भारत की जो कुल तटीय जो रेखा है वो आपके पास 7,516 किलोमीटर है। जबकि इनको अगर हम छोड़ दें, सिर्फ हम आपके यही प्रायद्वीपीय भारत हम ले, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो आपकी लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। 6,100 किलोमीटर आपके पास वर्ग किलोमीटर यही आपके पास है, इससे ज़्यादा आपके पास यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जो तटीय रेखा कितनी है, कुल तटीय रेखा की जब भी बात की जाएगी तो फिर हम क्या कहेंगे, 7,516। और जब पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की तटीय रेखा कितनी है, प्रायद्वीप जब लगेगा जिस या फिर प्रायद्वीप की जगह आपके मुख्य भूमि आपके लिखा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर फिर आप इसको कंसीडर करेंगे एज ए राइट आंसर। तो ये आपने यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, ये स्थिति हमने अभी तक ये वाली हमने समझ दी। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, इसके छोर को किस किस नाम से जाना जाता है ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पास भारत के जो पड़ोसी देश कितने हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ से और बन सकती हैं। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार आपके पास कहाँ से होगा, पहली अक्षांश रेखा भारत की जो टच होती है वो कहाँ पर होती है, इसको कहा जाता है आपके पास भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसको कहा जाता है साउथर्न मोस्ट, इसको जो पॉइंट आपके इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से। ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में ये देखने को मिलता है। अंडमान जो निकोबार है, अंडमान में नहीं होगा, ये ग्रेट में है। तो अंडमान निकोबार में आपके पास ये ग्रेट निकोबार में ही, अंडमान में नहीं है, तो आपने निकोबार याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। निकोबार में आपके पास पहली जो आपके पास है ये 6 डिग्री पर अक्षांश रेखा आपके स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाएगी आपके पास, ये देखने को मिलेगी आपके पास 37 नॉर्थ लेटीट्यूड। तो यहाँ पर नीचे भी ये जो है आपके पास नॉर्थ लगा था और आपके पास यहाँ पर भी नॉर्थ लगेगा, यानी उत्तरी दोनों जगह लगेगा। तो उत्तरी अक्षांश आपके पास कहाँ तक ये चला जाएगा, ये 37 तक आपके पास ये रेखा आपके अंतिम अंतिम बिंदु आपके पास ये मानकर चलिए कि यहाँ भी अंतिम बिंदु है। ठीक है, 6 डिग्री पर भी अंतिम बिंदु है, मुख्य भूमि का 8 डिग्री पर अंतिम बिंदु है और अंतिम जो आपके पास रेखा जो जाएगी वो 37 पर आपकी जाएगी, जिसको हम उत्तरी बिंदु कहते हैं। कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो किस नाम से आपके जाना जाता है, ये इंदिरा कोल के नाम से आपके जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है। मैं कहने को तो आपको जम्मू कश्मीर कह देता, लेकिन क्या होता है कि प्रश्न आपके पास कई जगह ऐसा होता है कि एक जगह जम्मू दे दिया ऑप्शन में, दूसरी जगह कश्मीर दे दिया और तीसरी जगह आपके पास लद्दाख दे दिया। अब आपको पता था कि जम्मू कश्मीर में तो है, पहले तो जम्मू कश्मीर एक था लेकिन बाद में ये यूटी में बदल गया, अब ये आपके लद्दाख वाले रीजन में आता है, तो लद्दाख इसको लेकर चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो एक एक पॉइंट आप जो है बचा सकते हैं क्लास में, जो है एग्जाम के अंदर अपना जो है गलत होने से। तो हमने क्या देखा कि भारत का उत्तरी बिंदु जब पूछा जाता है तो ये क्या है, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमने देखा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इसको किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जबकि हम मुख्य भूमि की हम बात करें, मुख्य भूमि भारत की जो है ये कहाँ पर आपके पास देखने को मिलेगा, ये कन्याकुमारी आपके 8 डिग्री जो आपके मैंने कहा 8 डिग्री से जो लाइन होती है कन्याकुमारी में आपके देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इसी तरह हम समझते हैं देशांतरीय, पहली देशांतर रेखा जो भारत में टच करती हैं ये आपके गुजरात में करती हैं। जब ये आपके पास कहाँ से आएगी, 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलेगी, तो आपके पास यहाँ पर जो पहली हम टच करेगी कहाँ पर करेगी, तो गुजरात में करेगी। गुजरात में जहाँ पर ये टच करेगी उसको कहा जाता है गुहार मोटी। इसको हम कहेंगे कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है देशांतर के हिसाब से ये कौन सा है, गुहार मोती। कहाँ पर आता है, गुजरात में आता है। उसी तरह आपके पास यही स्थिति पूर्व की है। पूर्व की अगर हम देखें तो पूर्व का जो आपके पास लास्ट जो देशांतर रेखा पूर्व से होकर टच होकर जाती हैं ये 97 आपके देखने को मिलेगी, यानी कि स्थान में डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा आपकी ये देखने को मिलती है। देखिए ई लगा है इसके पीछे, ये ईस्ट के लिए लगा है, ईस्ट यानी कि पूर्व। यहाँ पर भी देख लीजिए 68 के आगे भी आपके पास ई लगा है, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, भारत के हिसाब से क्या है, भारत का तो ये वेस्ट है। ठीक है,
उसी तरह आपके पास यहाँ पर जो है ईस्ट है, तो चलो यहाँ का तो ठीक है ईस्ट है, लेकिन यहाँ तो आपके पास ये वेस्ट होना चाहिए, जबकि नहीं है। तभी तो मैंने आपको समझाया कि 0 डिग्री से जितने भी आपके पास पूर्व के साइड के देश होंगे उसमें सभी में पूर्वी देशांतर लगेगा, चाहे वो देश के मध्य में आए, चाहे आपके पास वो लास्ट में आए, आपके पास पहले छोर में आए, जहाँ मर्जी आए। जब देशांतर रेखा जाएगी तो उन सभी के पीछे क्या कहलाएगा, पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन उसको आपके कहा जाएगा। ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन आपके पास यहाँ पर हमने देखा गुहार मोती में, और ये ईस्ट लाइन जब आपके पास अंतिम रेखा के रूप में हम अरुणाचल प्रदेश में इसको देखते हैं, जो कि आपके पास कीबीथू के नाम से आपके ये जानी जाती है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखना। अभी तक हमने भारत के चारों जो अंतिम छोर थे उनके बारे में बात की। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इस पर आपने ध्यान देना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और हम चीज़ें देखेंगे। हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पर भारत के मध्य कुछ रेखाएं आपके देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपके पास हम देखें, एक आपको यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये वाली, ये रेखा है 23.5 डिग्री। इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? इस रेखा को जाना जाता है किसके नाम से? कर्क रेखा के नाम से। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कई बार ऐसे प्रश्न निकल कर आते हैं कि कौन सा जो है राज्य इसको स्पर्श नहीं करता है, ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सा राज्य होगा जो कर्क रेखा भारत से होकर आपके नहीं जाती है। अच्छा, एक और सिंपल प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा क्या देशांतर रेखा है या अक्षांश रेखा है? बता दीजिए, मैं आपके रिप्लाई देखता हूँ। आप मुझे बता दीजिए अगर आपको समझ में आ रही है बात कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। आपने ये बताना, ये कर्क रेखा क्या देशांतर रेखा है या फिर आपके पास अक्षांश रेखा, क्या ये लेटीट्यूड लाइन है या लॉन्गिट्यूड लाइन है? दो में से एक चीज़ आप जल्दी से बता दीजिए। शिल्पा राणा मैम, स्पेलिंग ठीक कीजिए पहले। बिल्कुल, ये कैसी है? ये लेटीट्यूड लाइन है, यानी कि अक्षांश रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो बहुत से ट्रिकी क्वेश्चन कई बार इस तरह से आसान प्रश्न आपके ट्रिकी करके बना दिए जाते हैं, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक रेखा आपके आ रही है, ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती हैं, और एक प्रश्न ये भी निकल कर आता है कि वो कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये कौन सी है? ये आपकी क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा है, जिसको आप क्या कहेंगे, कर्क रेखा के नाम से उसको जानते हैं। और एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उस कर्क रेखा जो है कितने डिग्री कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में आपके बांटती है। अब ये कर्क रेखा भारत से कहाँ कहाँ से होकर चलती है, अब इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे। 23.5 डिग्री लाइन है, तो जब 23.5 डिग्री लाइन आपकी चलेगी तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से ये आती हैं। अब आई तो आपके पास 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से रेखाएं चलेगी, तो पहले तो गुजरात से होकर जाएगी। 23.5 डिग्री है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो हम क्या कहेंगे, जो आपके कर्क रेखा है, कर्क रेखा सबसे पहले जो आपके एंटर करेगी, ये कहाँ पर आपके देखने को मिलती है? इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपके देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले आपकी ये गुजरात में आपके देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। 8 राज्यों के नाम आपसे निरंतर पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले गुजरात आ गया, गुजरात में आपके पास यहाँ से थोड़ा हम इसको ले लेंगे ताकि इसके साथ राजस्थान भी थोड़ा टच हो जाए। गुजरात के बाद हम देखते हैं कि पहला गुजरात है, फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान। रट्टा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा मिलाकर इसको चलना। मध्य प्रदेश तो इतना बड़ा दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, तो तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया। इसके अगर हम आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद आप इसमें आगे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ है, तो 4th नंबर पर छत्तीसगढ़ आपके आ गया। फिर हम देखते हैं कि आगे झारखंड आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप में दिख रहा है, तो 5th नंबर पर आपके पास झारखंड आ गया। इसके बाद आपके वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा है, तो वेस्ट बंगाल 6th नंबर पर आपके पास आ गया। वेस्ट बंगाल से जब ये आगे की ओर निकलेगी तो फिर आपके पास आगे देखेंगे, आपके पास त्रिपुरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, 7th नंबर पर त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा के बिल्कुल आगे हम चलेंगे तो फिर आपके पास 8th नंबर पर यहाँ पर मिजोरम। अब बता दीजिए कि आपके पास कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? आप कहेंगे 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हैं? रटने की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, गुजरात से शुरू करना है। गुजरात से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल सीधी लाइन, और उसमें जितने देश आपके पास, जितने भी आपके पास राज्य जो टच करते चले जाएंगे, उन सभी को टच करती हैं ये सारी कर्क रेखा के। आपके पास एग्जाम्पल आपके देख लिया मैंने, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच जाएगी भारत के, और 8 राज्यों से होकर आपके पास ये गुजरेगी। कौन कौन से 8 राज्य हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको मैंने साथ साथ यहाँ पर बता दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब एक और बात देखेंगे, इसी तरह आपके पास जिस तरह से हमने कर्क रेखा की बात की, जो कि एक अक्षांश रेखा आपके पास है,
ऐसी एक आपके पास देशांतर रेखा भी है। देशांतर रेखा भी आपके पास, ये तो नहीं हम कहेंगे कि भारत को 2 बराबर भागों में बाँटती हैं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि ये जो देशांतर रेखा है, ये भारत का टाइम ज़ोन जो है, भारत में जो समय निर्धारण किया गया है, वो हमें बताती हैं। अगर आपके देखें तो 68 डिग्री से जो है देशांतर रेखा शुरू होती है और 97 तक जाती है। इसका अगर हम डिवाइड करके थोड़ा-सा बीच का अप्रॉक्सिमेट भाग ले लें, तो 82.5 डिग्री एक लाइन निकल कर आती है, जिससे हम जो है भारत का जो बीच का जो समय है, वो हम निकाल सकते हैं। ये 82.5 डिग्री लाइन भारत के जो है कितने राज्यों से होकर जाती हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। और भारत का जो टाइम ज़ोन है, जिसमें आपके पास जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आपके पास है, वो कैसे डिवाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है। एक आपने देखा होगा जब आपके पास कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, अगर आप उस ज़माने में रह रहे थे, अगर आपने उसको यूज़ किया है, सबसे बड़ी समस्या उसमें क्या होती थी, टाइम बार-बार सेट करना होता था और टाइम ऑटोमेटिक पे चला जाता था। तो टाइम उसमें ऑटोमेटिक में आता था 5:30। आपने देखा होगा आईएसटी में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जब भी उसकी बैटरी वगैरह निकल जाती थी उसकी फ़ोन की, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक टाइम से उसमें 5:30 बज जाते, बार-बार उसमें टाइम सेट कर। अब तो नेटवर्क के साथ टाइम ऑटोमेटिकली आपके सेट हो जाता है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर 5:30 क्या था ये 5:30 बजे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपके डिसाइड हुआ था, ये 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से हुआ था। वो मैं टाइम ज़ोन आपको बताता हूँ अभी, अगर आपके आज समय रहा तो आज ही मैं बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम बात करें कि भारत का जो टाइम है, वो इस रेखा के हिसाब से डिसाइड हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये वाली अभी हमने बात की, इस रेखा की हमने अभी बात की, इसमें थोड़ा-सा विज़िबल नहीं था थोड़ा, तो मैंने फिर उस करके दूसरी स्लाइड आपको दिखाई। तो यहाँ पर आपके पास अब हम देख रहे हैं इस देशांतर रेखा के बारे में। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये भारत का समय आपकी बताती हैं कि आपके भारत का जो समय आपके लिया गया है, पूरे भारतवर्ष में जो है, भारत देश में जो है, एक ही समय आपके होगा, चाहे वो आपके पास गुजरात की बात की जाए, अरुणाचल की यहाँ की बात की जाए, यहाँ की, कहीं भी आपके पास समय सभी का सेम होगा। यानी कि टाइम ज़ोन जो भारत में है, वो एक टाइम ज़ोन आपके यूज़ में लाया जाता है। जबकि अलग कंट्री की हम बात करें, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम आपके यूएसए की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, तो यहाँ पर सभी के पास, जैसे फ्रांस में शायद अभी 13 के आसपास ऑफिशियली है, कुछ में 12 है, कुछ में 11 है। टाइम जोन से भी प्रश्न बनता है, उसको मैं आपको कवर करवाऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो टाइम जोन के ऊपर भी कई बार प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं कि भारत का जो टाइम है, भारत का टाइम कैसे आपके डिसाइड होगा, इस 82.5 डिग्री लाइन से 82 आपके पास 82.5 जो डिग्री लाइन है, इसके अकॉर्डिंग भारत का टाइम आपके डिसाइड होता है। जो 5.5 घंटे आता है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग आता है। कैसे हैं वो मैं पहले समझाता हूँ। जैसे ये 82.5 डिग्री लाइन है, एक देशांतर को पार करने में, यानी कि जो अक्षांश रेखा है, माफ कीजिएगा, जो देशांतर रेखा है, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, इस एक लाइन से दूसरी लाइन के आने के मध्य जो सूरज का समय है, वो आपकी लगभग 4 मिनट है। यानी कि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को लगभग समय लगता है 4 मिनट। हमने जो लाइन ली है भारत की, वो 82.5 डिग्री ली है। हमें 82.5 का अभी नहीं लेना है, हमें सिर्फ 82 लेना है। और 82 के हिसाब से देखिए तो आपके पास 82 आपके पास देशांतर रेखा हमने ली, लॉन्गिट्यूड लाइन हमने ली। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को लगभग 4 मिनट लगते हैं। तो जब आपके पास 82 देशांतर हो गए तो कितने मिनट लगेंगे? तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, 4 2 जा 8 होगा, और 8 4 जा कितना होगा, 32। तो यहाँ पर आपके पास कितना हुआ, 328 हुआ। 328 आपके पास आता है, और हमने आधा डिग्री छोड़ दिया है। एक डिग्री को पार करने में लगे 4 मिनट, आधे डिग्री को पार करने में लगेंगे 2 मिनट। तो 328 प्लस 2 कर दीजिए, कितना हुआ आपके पास, 330। 330 हुआ, 330 मिनट आपके पास हुए। अब इन 330 मिनट को आपके पास जो है आर में कन्वर्ट कर दीजिए, घंटों में कन्वर्ट कर दीजिए। एक घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। तो आपके पास 60 जो 5G अगर हम कर देंगे कितना होगा, 5G करेंगे हम 300 आपके हो जाता है। तो 300 मिनट का कितने हो गए, 5 घंटे हो गए। और हमारे पास बाकी कितने घंटे बच गए, अब 30 मिनट। अब घंटे तो है नहीं, तो आपके पास क्या है, मिनट ही बचे हैं। तो मिनट को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो मिनट को तो मिनट लेना पड़ेगा। तो आपके पास कितना हो गया, 5 घंटे 30 मिनट। तो आपके पास ये 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया, इस 82 के हिसाब से आया। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 328 आता है, आधा हमने बाद में फिर जोड़ा, 330 मिनट हो गया। और 330 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, एक घंटा 60 मिनट का होता है, तो 5 घंटे 30 मिनट आपके पास। यहाँ पर हम इस हिसाब से कहते हैं कि भारत जो है लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब भी आपके आता था, ये 5:30 तभी दिखाता था, क्योंकि भारत का जो है ये टाइम जोन डिसाइड होगा लंदन से,
और लंदन के हिसाब से आपके पास भारत में जो आपके पास एक रेखा खींची गई है, मानक रेखा जिसको आप कहेंगे, ये मानक रेखा भारत का समय बताती हैं, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से आपके पास लगभग गुजरती है। तो इसके अंतर्गत पूरे भारत का जो है टाइम यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। जीएमटी इसको किया जाता है, ग्रीनविच जो मेन टाइम के नाम से इसको आप इसको जानते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास इस रेखा से क्या प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपके पास ये रेखा आपके पास हमने देखी थी 23.5 डिग्री वाली, इसको क्या कहा गया है, कर्क रेखा कहा गया है। कितने राज्यों से होकर जाती हैं भारत के, 8 राज्यों से। ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो लाइन है 82 डिग्री देशांतर वाली लाइन, ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती हैं, तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं, इसी इमेज को अगर हम देखें तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से होकर ये रेड लाइन जा रही है। फिर उत्तर प्रदेश के बाद हम नीचे देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर मध्य प्रदेश इसमें थोड़ा सा टच हो रहा है, तो सेकंड मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ में तो आप स्पष्ट तौर पे इसको देख पा रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ आपके पास हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये कौन सा आपके पास जो है राज्य है, अगर आप मैप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए ये ओडिशा है, तो फिर आपके पास ओडिशा आ गया। और ओडिशा के बाद ये तो पूरा का पूरा आपके पास क्या है, ये आंध्र प्रदेश है। तो 5 राज्यों से होकर देशांतर रेखा आपके जाती हैं। ये मैप आपको मैं भेज दूंगा, आराम से इसको देख लेना, इसको समझ लेना। यहाँ से कितने सारे प्रश्न निकलते हैं, आप ये मानकर चलिए कि आज की क्लास ये सिर्फ क्लास नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्ज़ाम में ना है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको समझिए, और फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं होमवर्क आपको दूंगा, फिर आप यहाँ पर समझेंगे कि कैसे आपके पास जो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अब प्रश्न की सीमा क्या रहेगी, कैसे प्रश्न यहाँ के बन सकते हैं, वो मैं आपसे प्रश्न अभी लास्ट में करता हूँ। पहले आपके पास भारत की स्थिति और मैं बता देता हूँ कि भारत में और कैसे कैसे जो है इंडियन जियोग्राफी जब हम जनरल हम पढ़ते हैं तो जनरल में और क्या क्या चीज़ें होगी। अब हम देखें कि एक बार वर्ल्ड मैप की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ, या इंडिया का यही मैप देखिए तो इस मैप में भी हमें बहुत सी चीज़ें स्थिति समझ आ रही हैं। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश, कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से देश ऐसे दिख रहे हैं जो भारत के नियर बाय हैं, तो आप देखिए कि भारत के जो पड़ोसी देशों में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नेपाल है, नेपाल के साथ तिब्बत है, तिब्बत चाइना ने ऑक्यूपाई किया है। इसके अलावा भूटान आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिख रहा है, म्यांमार आपको दिख रहा है, पाकिस्तान आपको दिख रहा है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी राज्यों के रूप में आपके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पड़ोसी राज्यों से हमेशा प्रश्न आपके बनते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ये सारे पड़ोसी राज्यों के रूप में भारत के देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इस मैप के माध्यम से भी स्थिति यहाँ पर जो है स्पष्ट होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास जो है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, और मैं आपको एक बार वर्ल्ड मैप में भी और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, भारत की स्थिति देख लीजिए कहाँ पर है। अब भारत की स्थिति यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कौन से देश हैं जिसके साथ जो भारत समुद्री जो रेखा बनाता है, जलीय सीमा जो भारत बनाता है, किन देशों के साथ बनाता है। तो यहाँ पर आप भारत देख पा रहे हैं, भारत के साथ कौन से हैं, एक तो बांग्लादेश के साथ भी यहाँ से बनती है। तो पहला तो बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी देश भी है और जलीय सीमा भी साझा करता है, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा पड़ोसी देश आपका पाकिस्तान होगा जिनके साथ जलीय सीमा भारत बना रहा है। इसके अलावा हम देखें तो एक आंसू की बूंद की तरह आपके श्रीलंका आपके भारत के मैप के साथ जुड़ा रहता है, यहाँ पर भी है और वैसे भी आपने देखा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी जलीय सीमा बनाता है। तो तीसरा देश आपके यहाँ पर कौन सा देखने को मिला, यहाँ पर हमने देखा श्रीलंका को। फिर हम देखते हैं म्यांमार। म्यांमार आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको बर्मा भी कहा जाता है। तो बर्मा के साथ भी भारत यहाँ पर अपनी जलीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा आपको नीचे थाईलैंड दिख रहा होगा, थाईलैंड के साथ भी जो है भारत जलीय सीमा बनाता है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। थाईलैंड भी हो गया, बर्मा भी हो गया, और इसके साथ आपके पास इंडोनेशिया यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो इंडोनेशिया के साथ भी जो है भारत जलीय सीमा आपके साझा करता है। अब कितने नॉटिकल मील तक आपके जाता है वो उसके बारे में आप एक बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना होगा, वो फिर आप खुद से देख लेना। बाकी फ़िलहाल मोटी मोटी जानकारी आपकी यही है कि कितनी जो है भारत की स्थिति क्या क्या आपके देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने देखा कि भारत के पड़ोसी राज्य हैं। अब भारत के पड़ोसी राज्य हैं तो जाहिर सी बात है भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ भारत जो क्या करेगा, अपनी सीमा जो शेयर कर रहा है वो कुछ ना कुछ आपके पास कितने किलोमीटर है, क्या है, कैसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं।
इस मैप को हम देखेंगे, पॉलिटिकल मैप आपके पास ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नेपाल को देख लीजिए। नेपाल के साथ भारत लगभग जो है 1751 किलोमीटर जो है सीमा आपके बनाता है। अब ये लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है, समझ लीजिए। मुझे तो बताना है ना आपको पूरी बातें, लेकिन आप कितनी चीज़ें लिख लोगे। भूटान आपको दिख रहा है, भूटान के साथ लगभग 699 किलोमीटर आपके पास सीमा साझा की जाती है भारत की, जो आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर कर रहा है। बांग्लादेश आपको दिख रहा है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा भारत बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ बांग्लादेश। तो ये इस कारण आपके महत्वपूर्ण है। चाइना आप देखिए तो ये पूरा का पूरा जो आज चाइना आपके पास है, तिब्बत वाला ऑक्यूपाई करके रखा है। तो 3488 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा चीन के साथ जो है भारत आपकी शेयर करता है। पाकिस्तान, आपका प्यारा पाकिस्तान, ये सारा का सारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ भारत लगभग जो है 3323 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा आपके पास बनाता है। तो ये आपके पाकिस्तान हो गया। इसके अलावा आपके पास म्यांमार भी है। म्यांमार आपके पास यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो म्यांमार आपके पास कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। सबसे कम जो आपके पास पड़ोसी देशों में जो सीमा शेयर की जाती हैं वो इस अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाली साइड से आपकी ये जुड़ जाता है थोड़ा सा, इसमें शायद स्थिति उतनी क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको अगर देख पा रहे हो तो देख लीजिए। ये पाकिस्तान वाला यहाँ पर आपके पीओके वाला एरिया जो आपके पास कवर करके बैठा है पाकिस्तान। अब तो ये भारत के साथ वैसे सीमा नहीं बना रहा है, लेकिन जब तक इसने ऑक्यूपाई नहीं किया था पीओके को पाकिस्तान ने, तब तक भारत की जो सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती थी। तो लगभग कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। अब ये चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ आप याद रखेंगे, ये जितने भी देशों के साथ सीमाएं आपकी बनी हैं, इनमें से 2-3 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाओं का जो नाम है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, उनके नाम से प्रश्न बनते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है, इस सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। पता होगा सभी को, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको किस नाम से आप जानते हो? रेड क्लिफ के नाम से। ठीक है, एलओसी भी आप कहते हो। ठीक है, एलओसी भी है आपके पास, और जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है। इसके अलावा जो है रेड क्लिप भी आपके देखने को मिलती हैं। अफगानिस्तान के साथ जो सीमा शेयर की जाती है भारत द्वारा, इसका भी प्रश्न बनता है। इसको डोरंड रेखा के नाम से आपके जाना जाता है। डोरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य पहले थी, वर्तमान में आपके पास ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आपकी ये देखने को मिलती है। डोरंड रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया है। कई बार इससे भी प्रश्न बनता है कि डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के पास कब खींची गई थी? 1893 में। बाद में पीओके ने कब्जा कर लिया, और पीओके वाला जो एरिया है पाकिस्तान के अंडर चला गया, और अब ये रेखा आपके पास जो है पाकिस्तान के साथ ये शेयर करता है। ऐसे प्रश्न। इसके अलावा चाइना के साथ जो भारत शेयर करता है रेखा, उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से। लिख लीजिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? ये चाइना और इंडिया के मध्य आपके देखने को मिलती है। कब इसको ड्रॉ किया गया था? 1893 में इसको माफ कीजिएगा, 1893 तो हो गया, 1914 में इसको आपके पास ड्रॉ किया गया था। इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ आपके पास इंपॉर्टेंट है, किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उस समय इसको आपके खींचा गया था। अब भारत और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं, इन दोनों के मध्य कौन सी रेखा आपके देखने को मिलती है? इन दोनों के मध्य जो रेखा आपकी खींची जाती है उसको भी आपके पास रेड क्लिफ के नाम से आपके जाना जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले जो पाकिस्तान था वो आपके पास, बांग्लादेश वाला रीजन भी पाकिस्तान था, इसको जो है पूर्वी बंगाल के नाम से हम जानते थे, और ये आपके बाद में पाकिस्तान में चला गया था। तो ये आपके पास पूर्वी पाकिस्तान था, इसको भी रेड क्लिफ के नाम से ही इसके मध्य रेखा थी। अगर आपके रेड क्लिफ आपके दिया जाए ऑप्शन में, भारत के साथ पाकिस्तान ना दिया जाए, बांग्लादेश एक ऑप्शन में दिखने को मिले, तो लगा देना, क्योंकि ये फिर पहले पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, और 71 में जाकर आपके आज़ाद हुआ है। तो उसके बाद आपके पास इसका नाम रेड क्लिफ, इन देशों के मध्य जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, रेड क्लिफ के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक बात है। अब मैं आपकी क्वेरीज ले लेता हूँ कि आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछना चाहते हैं आप कुछ? अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ समझ नहीं आया है, अब मुझे पूछ लीजिए। बाकी वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सभी को पता होगा कितने राज्य हैं, कितने यूटी है, ये चीज़ें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें तो आपको पता होगी पहले से। बिल्कुल, 28 आपके पास वर्तमान में राज्य हैं, जबकि 8 यूटी आपके पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
ठीक है, तो अभी टॉपिक हमारा फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क आप करेंगे और मुझे उसको सबमिट कर देंगे आज शाम जो है 10 बजे से पहले मुझे सबमिट कर देना, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फ़िलहाल अभी मैं आपके साथ हूँ। किसी को कोई क्वेरीज हैं? पहले क्वेरीज ले लेते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क में देता हूँ, फिर आपको मैं छोड़ दूँगा। म्यांमार की सीमा आपके पास लगभग 1643 किलोमीटर आपके पास शेयर करती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, 0 डिग्री इक्वेटर भी कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और बता दीजिए, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? किसी को कोई क्वेरीज यस और नो में आप बता सकते हैं, फिर उसके बाद मैं होमवर्क आपको देता हूँ, फिर आपको मैं छोड़ देता हूँ। टाइम वाला थोड़ा समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया पर्टिकुलर मुझे पॉइंट बता दीजिए कि कहाँ आपको समझ नहीं आया टाइम, मैं फिर समझाता हूँ आपको, क्योंकि पूरा का पूरा तो समझाना पॉसिबल नहीं है। कुछ आपको वैसे समझ नहीं आया तो मैं वो बता देता हूँ, कौन सी कंडीशन कहाँ से क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। बता दीजिए कहाँ से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। 5:30, 5 घंटे आपके पास क्यों आता है 5:30? इसलिए आता है कि 0 डिग्री से लेकर 82.5 डिग्री तक आप जब इसको काउंट करते हैं तो घंटों में जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट होता है। तो जब हमारे पुराने फ़ोन थे उसमें ऑटोमेटिक टाइम आपके पास 5:30 आता था, जब टाइम सेट नहीं होता था। वो इसलिए 5:30 आता था क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपके डिसाइड होता है 0 डिग्री जो आपके पास ग्रीनविच से जो लाइन है, 0 डिग्री जो आपके देशांतर रेखा है ग्रीनविच में जो खींची गई है, वहाँ से टाइम जोन आपके डिसाइड होता है, चाहे वो पूर्व का हो चाहे पश्चिम का हो। इसके अकॉर्डिंग ही पूरे विश्व के अंदर जितने भी टाइम जोन आपके डिसाइड हुए हैं वो देशांतर रेखाओं से ही डिसाइड होते हैं। तो भारत का जो डिसाइड हुआ वो भी आपके पास 0 डिग्री से डिसाइड हुआ, और भारत ने जिसको अपनाया है वो 82.5 डिग्री पर भारत ने इसको अडॉप्ट किया है कि हम इसको 82.5 के हिसाब से भारत का टाइम आपके निर्धारित करेंगे। जितनी भी भारत में घड़ियाँ हैं वो सारी आपके पास 82 डिग्री के अकॉर्डिंग आपके पास सेट की जाती है। जबकि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या है, अलग अलग कंट्रीज जैसे मान लीजिए फ्रांस में 12-13 आपके पास जो है टाइम जोन है, तो वहाँ पे जिस स्टेट के अंदर आप एंटर करोगे उस इक्वेटर के हिसाब से उसका टाइम आपके डिसाइड होगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सुविधा के लिए 82.5 डिग्री को एक मानक रेखा मान दिया और इसको भारत की लगभग बीच की मानकर आपके पास हर जगह का टाइम इसी के अकॉर्डिंग आपके दिखाया जाता है। अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ, 82.5 डिग्री तो ये आपके पास देशांतर रेखा है, देशांतर हमें समय बताता है। समय जो आपके डिसाइड होगा किसी भी कंट्री का वो देशांतर के हिसाब से होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 100 डिग्री आपके पास अगर लाइन भारत की होती तो आपके पास 5:30 बजे की बजाय कितने आगे आपके पास था, मतलब 5.5 घंटे जो आपके पास टाइम आगे है लंदन से भारत का, वो कितने घंटे आगे होता है? 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया? 400। 400 को कर दीजिए, कितने घंटे होते हैं? 4 जो आपके पास 400 मिनट में कितने घंटे आते हैं? घंटों में कन्वर्ट कीजिए। सर नॉर्थ साउथ का इसमें है ही नहीं। आपने देशांतर रेखा अगर ढंग से समझी होती तो देशांतर रेखा दो भागों में डिवाइड करती हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर रेखा है। इसमें नॉर्थ और साउथ आएगा ही नहीं। नॉर्थ और साउथ तो आपके पास अक्षांशों में आएगा, अक्षांश रेखा के हिसाब से होगा नॉर्थ और साउथ। जब भी आपके पास देशांतर कहा जाता है तो हम क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। आपने सुना है उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर सुना है आपने? उत्तरी और दक्षिणी देशांतर होता ही नहीं है क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची ही नहीं गई है। इनका सिर्फ उत्तर से दक्षिण की ओर खींचने का पर्पज इस तरह से है, लेकिन ये जा कहाँ से रही है? ये 0 डिग्री से आपके पूर्व की ओर जा रही है और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर आपकी रेखाएं जा रही है। इज दैट क्लियर? ओके। ये अप्रोक्सीमेट रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट ही मिलेगा। कुछ बुक्स इसको 15,106 कहेंगी, कुछ आपके पास 200 भी कहेंगी, कुछ आपके पास हो सकता है ओनली 100 कहेंगी, कुछ आपके पास पूरा पूरा दे देगी। जैसे मैंने आपके जो है दृष्टि विजन की जो बुक्स हैं जो यूपीएससी वाले आपके फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि 15,106 आपके पास इसमें जो है देखने को मिलेगा। तो इसका वैसा कुछ नहीं है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट रहता है, ठीक है। 200 भी कह सकते हैं, 106 भी आप कह सकते हैं। बहुत सी बुक्स में अलग अलग आपके डेटा अवेलेबल रहेगा। जो जो ऑथेंटिक बुक्स है, जो मुझे लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा आपके पास से एग्जामिनर उसको फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डाटा का कोई इशू नहीं रहता है, कंट्रोवर्सी इसमें नहीं रहती है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी आज यहीं तक करते हैं हम आपके, फिर आपके पास होमवर्क आप लिख लीजिए अपना।